टेल मी भाई, बताइए मुझे बाय चैट। क्लियर हो रहा है? हीरालाल यस, प्रीति चौहान, हीरालाल, हिमांशु खांट, एलसी मीणा, पीटू रानी, कपिल देव सैनी, अभी मैं आपको जो टीचमेंट पे वो क्लास आईडी है मैं एक बार शेयर कर देता हूँ आपको। वो टीचमेंट पे जिस पे मैं पढ़ाता हूँ उसकी आईडी है 273496 785। ये टीचमेंट आईडी है जिस पर मैं क्लास लेता हूँ। इस पे पॉलिटी से संबंधित और जिला दर्शन से संबंधित इसमें क्लास लेता हूँ टीचमेंट पे। इसके अलावा 50 यूट्यूब चैनल है 50 क्लासेस का। ये स्टार्ट करें आगे भाई। ये है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। अनैतिक व्यापार यानी एक तो होता नैतिकता और एक होता अनैतिकता। तो ये जो एक्ट है वो अनैतिक व्यापार है, मतलब वेश्यावृत्ति से संबंधित ये कानून है। वेश्यावृत्ति क्या है? वेश्यावृत्ति है किसी लड़की या महिला द्वारा उस संपत्ति या कोई मूल्यवान चीज लेकर के अपने शरीर को सौंप देना, उसके साथ में संबंध स्थापित कर लेना, वो है वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति बहुत ही घिनौना अपराध है। इसमें कुछ लड़कियां महिलाएं जबरन धकेल दी जाती है, कुछ लड़कियां महिला मजबूरी में चली जाती है, परंतु ये बहुत ही एक घिनौना अपराध है, अनैतिक अपराध है। उसमें अनैतिकता झलकती है कि पैसे लेकर के अपने शरीर को सौंप देना, ये एक वर्जित है और इसे एक अपराध है। अब ये अपराध कब आया था? ये लागू हुआ था 1956 में, 1956 में। पहले इसका नाम था स्त्री लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, यानी स्त्री और लड़की का नाम था और उनके व्यापार जो है अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम था। जो नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये नाम शोभाजनक नहीं था, ये एक हर स्त्री और लड़की के लिए एक अपमानजनक नाम था। उस नाम को 1986 में चेंज करके अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किया गया, ये नाम दिया गया 1986। इसका उद्देश्य है वेश्यावृत्ति पर रोक लगाना। यदि कोई व्यक्ति वेश्यागृह संचालित करता है, यानी अपना घर किराए पे देता है, अपने घर में चलाता है, या तो उस पे लिए इसमें दंडित किया जाएगा। वो प्रबंध करना, वेश्यागृह संचालित करना, प्रथम बार में इसकी सजा होगी 3 वर्ष और जुर्माना होगा। द्वितीय बार में, सेकंड बार में इसकी सजा होगी 5 साल। यानी कोई भी व्यक्ति अपना घर किराए पे वेश्यावृत्ति के लिए भी नहीं दे सकता, संचालित नहीं करा सकता। यदि कोई वहाँ पर वेश्यागृह चलाता है तो उसका दंड है 3 साल से लेके 5 साल तक। यदि कोई व्यक्ति वेश्यागृह तो किराए पे देता है अपना मकान, तो भी सेम अपराध है, यानी 3 से लेकर के 5 साल की इसमें सजा है। तो मकान भी किराए पर इसमें नहीं देता, यदि कोई देता है तो वो इस अपराध का दोषी है। फिर है, यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति यदि कोई लेडीज कर रही है और उसकी कमाई पे वो रहता है, जैसे कई आप देख रहे होंगे कास्टों में पुराने समय में वेश्यावृत्ति चल रही थी और उसके परिवार के सारे सदस्य उसकी कमाई पर निर्भर रहते थे, तो उसमें वो कमाई पर यदि रहता है और वो व्यक्ति बालिग है, यानी 18 वर्ष अपनी उम्र कर चुका है और वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है, तो वो एक अपराध कर रहा है धारा 4 का। धारा 4 का अपराध कर रहा है, उसमें सजा है 2 साल और जुर्माना। यानी कोई भी व्यक्ति वेश्यावृत्ति, चाहे वो वेश्यावृत्ति खुद करवा नहीं रहा हो, कर नहीं रहा हो, उसकी कमाई खा रहा हो, उसके कमाए हुए पैसे से अपना पेट भर रहा हो, वो भी अपराध है 2 साल का धारा 4 के अंतर्गत।
अब यदि वही वेश्यावृत्ति 18 साल से कम उम्र की लड़की कर रही है, उससे करवा करके, यानी 18 साल से कम उम्र की लड़की वेश्यावृत्ति में लिप्त है और उसकी कमाई पे वो निर्भर है, तो उसमें सजा है 7 से लेकर 10 साल। देख लो, गंभीर मामला है। तो उसमें सजा है 7 से लेकर के 10 साल। उसके बाद में है धारा 5, यानी वेश्यावृत्ति करवाना। इस पे तो ये धारा 4 तो है उसकी कमाई पे रहना, यानी उस पे कमाई को खाना, उसका पेट पालना अपना उसकी कमाई पे। वेश्यावृत्ति करवाना या उत्प्रेरित करना, ये है, इसमें सजा है 3 से लेकर के 7 साल। और यदि कोई इसकी इच्छा के विरुद्ध वेश्यावृत्ति करवाता या उत्प्रेरित करता है, उसको उसमें जबरन उसको दुष्प्रेरित करके उससे वेश्यावृत्ति करवाता है, उसकी सजा है 7 से लेकर के 14 साल तक। तो सजा का प्रावधान इसमें 7 साल से लेकर के 14 साल तक, यदि कोई जबरन वेश्यावृत्ति करवाता है तो। यदि कोई सार्वजनिक स्थान या आसपास वेश्यावृत्ति करवाता है, कहाँ पे? सार्वजनिक स्थान कौन से होते हैं? जैसे हॉस्पिटल हो गया, सभी को नमस्कार। आप लोग, कुछ लोग अभी जुड़े होंगे। एक बार लास्ट सेशन में अपना 10 मिनट 15 मिनट का और है, उसमें आप लोग इसको एक बार शेयर करें। तो यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान या उसके आसपास वेश्यावृत्ति करवाता है, यानी 200 मीटर के दायरे में स्कूल है, हॉस्पिटल है या अन्य कोई सार्वजनिक, तो वेश्यावृत्ति करवाने वाला या उसका साथी ऐसा करने पर भी उसमें 3 महीने की सजा का प्रावधान है। यानी इस धाराओं के साथ ये धारा और लगेगी। अब है कि इसमें विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति होती है और सलाहकार निकायों की नियुक्ति होती है। धारा 13, ये इंपॉर्टेंट है कि विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत होती है? इसमें अनैतिक व्यापार अधिनियम में, निवारण अधिनियम में, वो है धारा 13। धारा 13 के तहत इसमें विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति इस प्रकार की कार्रवाई के लिए होती है। और इसमें वो इसमें या तो इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी या ऊपर रैंक के अधिकारी को विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करते हैं। जिला मजिस्ट्रेट डीएम चाहे तो कोई रिटायर्ड पुलिस का इंस्पेक्टर है या कोई ऊपर रैंक का रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है जो कमीशन प्राप्त ऑफिसर है, उसको भी नियुक्त कर सकता है विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में। मतलब इसमें इंस्पेक्टर या इसके ऊपर के रैंक का अधिकारी को, चाहे वो रिटायरमेंट है तो भी डीएम नियुक्त कर सकता है। तो ये है था कि विशेष पुलिस अधिकारी किस धारा के तहत? ये धारा 13 के तहत। इनकी सहायता के लिए सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता भी राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है। अब ये है, वेश्यालय बंद करवा सकते हैं, अपराधियों के परिसर से बेदखल कर सकता है। कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट कर सकता है। यानी स्कूल, सार्वजनिक स्कूल, अस्पताल, हॉस्पिटल और दूसरे कोई ऐसे बस स्टैंड वगैरह हो, उसके आसपास वेश्यावृत्ति चल रही है तो उसको बंद कराने के आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है और उसको बंद करवा सकता है। इसमें था अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। अब इसमें ये जैसे अनैतिक व्यापार से जुड़ी हुई कोई जैसे जब ऐसी महिला बालिका हैं, उनके लिए क्या प्रावधान होंगे? ये संरक्षण गृह होंगे, उनमें सुधार संस्थाएं होगी जो इनके लिए एक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी और इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट भी स्थापित राज्य सरकार कर सकती है। राज्य सरकार स्थापित कर सकती है विशेष कोर्ट। इससे संबंधित अब अपराध है जो आईपीसी में कौन कौन से अपराध है ये पढ़ रहे थे अपन, इसमें एक्ट में, अधिनियम में। अब है इंडियन पेनल कोड में 366 आईपीसी। किसी स्त्री का अपहरण किस काम के लिए? शादी करने के लिए करना, यानी उससे किसी शादी करने के लिए अपहरण करना, उसमें सजा है 10 साल की और गैर जमानती अपराध है ये 366 आईपीसी। तो 366 ए आईपीसी, 366 ए आईपीसी है 18 वर्ष से कम उम्र की अवयस्क लड़की को अन्य व्यक्ति के साथ गैर कानूनी संभोग करने के लिए मजबूर करना। यानी 366 तो है कि किसी 18 साल से ऊपर की महिला या बालिका का अपहरण करना शादी के लिए, 10 साल की सजा उसमें।
यदि कोई वही लड़की नाबालिग है और उसके साथ उसका अपहरण करके किसी के साथ शादी करने की चेष्टा करे या संभोग करने के लिए उसको सौंप दें, तो वो भी ये अपराध है। इसमें भी सजा 10 साल से ऊपर की है। इसमें उत्प्रेरित करेगा 10 साल की सजा, गैर जमानती है और वेश्यावृत्ति करने हेतु अवयस्क लड़की का अपहरण है। ये है 366 ए। 366 ए पिछली बार एग्जाम में आया था, ये इंपॉर्टेंट है भी है। यानी नाबालिग की अपहरण करना, उसको शादी करने के लिए, वो है 10 साल की सजा, गैर जमानती अपराध, 366 ए आईपीसी इंडियन पेनल कोड। फिर ये 366 बी आईपीसी। बी आईपीसी विदेश से कोई लड़की लाता है जो 21 साल की कम उम्र की हो या जम्मू कश्मीर से लाता है, उस व्यक्ति के साथ और उसको किसी के साथ गैर कानूनी रूप से संभोग करने के लिए सौंपता है, तो वो अपराध 10 साल की सजा और गैर जमानती अपराध है 366 बी। यानी 366 तो है बालिग का अपहरण करना शादी करने के लिए या किसी के साथ गैर संभोग कराने के लिए। 366 है ए वयस्क का अपहरण करना शादी कराने के लिए या किसी के साथ गैर कानूनी तरीके से संभोग कराने के लिए। फिर 366 बी है विदेश से लड़की लाना। ये भी एग्जाम में आया था कांस्टेबल वाले में। विदेश से 21 साल से कम उम्र की लड़की का अपहरण करके उससे संभोग करवाना किसी व्यक्ति के साथ, 366 बी आईपीसी। इसमें एक जम्मू कश्मीर भी है। फिर है दुर्व्यापार 370 आईपीसी, मानव तस्करी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव दुर्व्यापार, जो आपने पढ़ा था संविधान के अनुच्छेद 23 में, मूल अधिकार में पढ़ा था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग अपराध है। इस प्रकार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग 370 में भी ये अपराध है। अब मानव तस्करी क्या है? मानव तस्करी है कि मानव तस्करी बलपूर्वक अपहरण करके, धोखाधड़ी पूर्वक, प्रलोभन से, शक्ति का दुरुपयोग करके और शोषण करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति का परिवहन करना, उसको आश्रय देना, उसको स्थानांतरित करना, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, वो मानव तस्करी का अपराध करता है। यानी किसी व्यक्ति को लोभ लालच दे करके, डरा धमका करके, उसके परिजनों को भय में डाल करके, शक्ति का दुरुपयोग करके, शोषण के उद्देश्य से, किस उद्देश्य से? शोषण के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, रखना, ये सब मानव तस्करी है। मानव तस्करी कई बार अंगों के लिए भी होती है कि उसके अंग निकाल लिए जाते हैं। और इसके अलावा मानव तस्करी ये गैर तरीके से शादी कराने के लिए, संभोग कराने के लिए, इस प्रकार से भी ये मानव तस्करी करते हैं। अब इसमें सजा क्या है? मानव तस्करी में सजा क्या है? यदि एक सामान्य ये मानव तस्करी है तो उसमें सजा है 7 से 10 साल और गैर जमानती है। एक व्यक्ति की यदि मानव तस्करी करता है तो वो है सजा 7 से 10 साल। यदि एक से अधिक व्यक्तियों की तस्करी करता है, देखना आप इसमें अलग अलग पॉइंट आएंगे। एक से अधिक व्यक्ति की सजा 10 साल से लेकर एलआई का मतलब है आजीवन कारावास। आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास है इसमें एक से अधिक व्यक्तियों की तस्करी। फिर है नाबालिग की, यही वही तस्करी नाबालिग की होती है, वही 10 साल से लेके आजीवन कारावास। एलआई का मतलब आजीवन कारावास है। और एक से अधिक नाबालिग की तस्करी होती है तो वो है सजा 14 साल से लेकर के एलआई तक, यानी आजीवन कारावास तक है। फिर नाबालिग की रिपीटेड तस्करी करता है, बार बार, एक बार करी फिर रिपीटेड तस्करी करता है, तो उसकी सजा है एलआई यानी आजीवन कारावास, मरने तक का। इस प्रकार से उसकी सजा है एलआई दंड, मरने तक का। और इसी प्रकार यदि लोक सेवक द्वारा तस्करी की जाती है तो वो है आजीवन कारावास। यानी इसमें 7 साल से लेके 10 साल आजीवन कारावास तक की सजा है मानव तस्करी में। 370, ये ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है 370। अब उसके बाद 370 ए है कि किसी व्यक्ति की तस्करी करने, ये तो केवल तस्करी करना है। तस्करी करने के बाद यदि शोषण करता है, यदि वो अवयस्क है, तो उसमें 5 से 7 साल तक की सजा है।
यानी तस्करी करने के बाद में उसका शोषण करता है, यानी जैसे किसी 14 साल के बच्चे का कर लिया अपहरण, तस्करी कर ले, तो 370 तो लगेगी लगेगी, फिर 370A और लगेगी कि भाई 5 उसको होटल पे काम करने के लिए रख दिया, तो वो 370A धारा और उसके खिलाफ ऐड हो जाएगी। फिर है दुर्व्यापार किए गए व्यक्ति का यौन शोषण, मतलब जो बालिग है उसका यौन शोषण होता है, तो उसमें है 3 से लेकर के 5 साल तक की सजा, उसमें सजा है 3 से लेकर के 5 साल तक की सजा है उसमें। अब है 372 आईपीसी, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति कराने के लिए या गैर कानूनी संभोग या किसी कानून के विरुद्ध दुराचारी कार्य हेतु बेचना अपराध है। यानी किसी लड़की को बेचना, नाबालिग को, इसलिए वेश्यावृत्ति कराने हेतु या गैर कानूनी संभोग कराने हेतु बेचना 372 में है। इसकी सजा है 10 साल की सजा और गैर जमानती। 372 तो है बेचना, और 373 है खरीदना, यानी खरीदना और बेचना दोनों ही अपराध है। बेचना तो आएगा 372 में, या भाड़े पर देना 372 में आएगा, और खरीदना उसी चीज को वो खरीदता, किस लिए खरीदता है, वेश्यावृत्ति कराने के लिए, तो वो धारा 373 आईपीसी में दोषी है, और उसमें सजा है 10 साल की और गैर जमानती। यानी 372 है किसी लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए बेचना, 373 में है वेश्यावृत्ति के लिए खरीदना, या वो भाड़े पर देना और भाड़े पर लेना। तो वेश्यावृत्ति के लिए ये कोई लड़की बाहर से मंगाता है और होटलों में रख के वेश्यावृत्ति करता है, तो भेजने वाला 373 के तहत 72 के तहत अपराधी है, और जो उसको भाड़े पर खरीदता है वो 373 आईपीसी के तहत दोषी है, उसकी सजा है 10 साल। आपकी कोई असुविधा हो रही है तो उसके लिए खेद है। अगला जो टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, प्रोटेक्शन किससे, फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, यानी डोमेस्टिक वायलेंस है, यानी वो घर पे यदि कोई महिला है, औरत है, बच्ची है, उसकी घर में ही यदि उसके साथ हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रहा हो, हिंसा हो रही है, तो ये कवर उसमें करेगा। जैसे शादी होने के बाद में प्रताड़ित करता तो दहेज प्रथा निषेध अधिनियम में चला जाएगा, 498A आईपीसी क्रूरता में चला जाएगा। यदि कोई भाई बहन को प्रताड़ित कर रहा है, इसमें वो चीजें नहीं है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली है, इसमें है किसी प्रकार से उसको फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करता है, तो वो व्यक्ति, यानी जो व्यथित व्यक्ति पीड़िता है, एग्रीव्ड पर्सन है, वो ऐसी महिला जो प्रत्यर्थी के साथ यानी रेस्पोडेंट के साथ में घरेलू संबंध में रह रही है या पहले रह चुके हैं, तो रेस्पोडेंट द्वारा, रेस्पोडेंट यानी किसी पुरुष द्वारा यदि उसको प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया फिजिकली या मेंटली रूप से, तो वो जो महिला है वो एग्रीव्ड पर्सन कहलाएगी, पीड़िता कहलाएगी। और पीड़िता को परेशान करने वाला उसको रेस्पोडेंट या प्रत्यर्थी बोलते हैं, प्रत्यर्थी या रेस्पोडेंट बोलते हैं। अब वो किसी घर में एक साथ रहे, एक छत के नीचे रहे थे या अभी रह रहे हैं, और उसमें रेस्पोडेंट यदि उसको पीड़ित महिला के साथ भी रहता था या रह रहा है, उसमें उसका पति भी हो सकता है, उसका भाई भी हो सकता है, उसके पिता भी हो सकता है, यानी कोई पुरुष प्रत्यर्थी, यानी पुरुष कोई परेशान करता हो महिला या बालिका हो, जैसे कोई बाप अपना परेशान करता है बेटी को, तो भी वो इस एक्ट में कवर होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार से व्यथित व्यक्ति कौन है, एग्रीव्ड पर्सन पीड़िता, और परेशान करने वाला रेस्पोडेंट यानी प्रत्यर्थी, वो है रेस्पोडेंट। अब परिभाषा क्या है, पीड़ित महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, अंग कल्याण को नुकसान पहुंचाना, संकट में डालना, उसको फिजिकल या मेंटली टॉर्चर करना इसमें शामिल है। यदि वो महिला शादीशुदा है और उसे दहेज के लिए उसे या अन्य व्यक्ति को, उसको या उसके भाई को तंग करता है, या पीड़िता को धमकाता है, या फिजिकली मेंटली तनाव देता, वो सब डोमेस्टिक वायलेंस कहलाता है धारा 3 के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट है, घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा के तहत है, वो है धारा 3 डोमेस्टिक वायलेंस। मतलब कोई व्यक्ति उसको तंग करता है फिजिकली रूप से, मेंटली रूप से, शादीशुदा तो दहेज के लिए, तो वो उसमें घरेलू हिंसा में कवर होगा।
अब घरेलू हिंसा के लिए एक प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति होती है, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति होती है धारा 8 में। जैसे दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति धारा 8B में होती है, दहेज वाले अधिनियम में, ये धारा 8 में है प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या करेगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर करेगा इनकी किस प्रकार की इसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है नहीं हो रही है, ताकि वो उसका ध्यान रख सके, उसकी रिपोर्ट कर सके। फिर संरक्षण अधिकारी जो धारा 9 में इसके कर्तव्य है कि संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट को कर्तव्य निर्वहन में सहायता करेगा, शिकायत प्राप्त होने पे मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा, उसको एक रिपोर्ट की एक प्रति लोकल पुलिस स्टेशन को देगा, पीड़िता को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, आश्रय स्थल उपलब्ध कराएगा, मेडिकल जांच कराएगा, यदि उसके साथ मारपीट हुई है तो आर्थिक सहायता दिलवाना। ये सब प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम है, जो धारा 8 के तहत नियुक्त होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये उसके कर्तव्य हैं। अब पीड़िता को राहत भी दे सकता है और उसको पुरुष को पाबंद करा सकता है। कोर्ट कह सकता है कि भाई तुम जो रेस्पोंडेंट जिसकी वजह से वो पीड़ित है, परेशान है, उसको पाबंद कर सकता है कि आप ऐसा करते नहीं करेंगे, और उसको पीड़िता के पक्ष में उसको पैसा या खर्चा देने के लिए भी आदेश निकाल सकता है। परंतु इसके लिए दोनों पक्षों को मजिस्ट्रेट का सुनना आवश्यक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सुन करके फिर पीड़िता को राहत देता है। राहत देने के लिए वो धारा 23 के तहत देता है। अब धारा 31 है प्रत्यर्थी को दंड। जो अब प्रत्यर्थी मतलब रेस्पोंडेंट जो परेशान करने वाला व्यक्ति है, उसको संरक्षण आदेश दे सकता मजिस्ट्रेट के द्वारा कि भाई तुम इसको परेशान नहीं करोगे, उसके बाद भी वो उसे परेशान करता तो उसको 1 साल की सजा हो सकती है, और या जुर्माना 20,000 तक का हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो ये है, ये धारा का अपराध है, संज्ञेय है और अजमानती अपराध है। अब पीड़िता कहाँ जा सकती है? रिपोर्ट लेके पुलिस अधिकारी के पास जा सकती है, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त होता है धारा 8 के तहत उसके पास जा सकती है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके पास जा सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर के पास तो मजिस्ट्रेट की सहायता ले सकते हैं, निःशुल्क उसको सहायता मिलेगी। तो ये आपने देखा डोमेस्टिक वायलेंस में एक घर में रहने वाली महिला या बच्ची जो अपने बाप से भी पीड़ित हो सकती है, अपने भाई से पीड़ित हो सकती है, अपने पति से पीड़ित हो सकती है, किसी से भी जो पीड़ित हो सकती है, वो घरेलू हिंसा कहलाएगा। और उसमें धारा 8 में प्रोटेक्शन अधिकारी उसकी मदद करेगा और मजिस्ट्रेट उसको राहत दिलवा सकता है, और यदि वो व्यक्ति नहीं मानता है तो उसको 1 साल की सजा हो सकती है धारा 31 के तहत रेस्पोंडेंट को। तो ये था घरेलू हिंसा से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जो 2005 में लागू हुआ था और ये चल रहा था। अब ये जो है लास्ट है महिला का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, ये लास्ट एक्ट है, छोटा सा एक्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग अपना जो लास्ट है वो एक बेस्ट देने की कृपा करें ताकि अपन आगे बढ़ें। घरेलू हिंसा हाँ अजमानती अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। यस, लास्ट है अपना आज का टॉपिक महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम, प्रोहिबिशन अधिनियम। ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1986 में। अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? अब एक अशिष्ट रूपेण क्या है, यानी अशिष्ट रूप उसका, कोई महिला है जो शिष्टाचार वाला उसका रूप नहीं होके अशिष्ट रूप यानी स्त्री की आकृति कोई ऐसी बना देना, उसका ऐसा रूप बना देना, शरीर का कोई ऐसा भाग बना देना, चित्र बना देना, वर्णन बना देना जिससे स्त्री की चरित्र शिष्टता और नैतिकता को हानि पहुंचे, यानी कोई ऐसी मतलब भाव भंगिया वाला दृश्य उसका बना देना जिससे उसका मर्यादा है नुकसान आवे, उसको अपमानित महसूस करे, उसको कहते हैं महिला का अशिष्ट रूपण। यानी उसका कोई ऐसा फोटोग्राफ बना देना, ऐसा रूप प्रदर्शित कर देना जो शिष्टाचार के खिलाफ, अशिष्ट यानी शिष्टाचार के खिलाफ हो। उसमें उसका फोटो भी हो सकता है, पुस्तक में वर्णन भी हो सकता है, वो है महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम में कवर होगा। धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है और 1986 का ये एक्ट है। इस कोई भी किसी भी महिला स्त्री के अशिष्ट रूप वाली कोई भी पुस्तक, पेपर, लेखन, फोटो ना तो वो प्रोडक्ट करेगा यानी ना तो बनाएगा,
ना बेचेगा, ना उत्पादित करेगा, ना वितरण करेगा। समझ गए आप? यानी कोई फोटो जो असिस्ट हो, महिला की फोटो जो असिस्ट हो, उसका कोई भी प्रकार का न तो फोटो खींचेगा, न रंग चित्र वगैरह लेगा, न उसका पेपर पे लेखन करेगा, न उसको सर्कुलेट करेगा, न बेचेगा, वो सारा दंडनीय है। धारा 6 में 2 वर्ष की सजा है और उसमें जुर्माना है। यानी 2 वर्ष की सजा और जुर्माना है, ये धारा 6 में है। ये इंपॉर्टेंट है कि अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध करने वाले को किस धारा में अपराध है? 6 में है और 2 साल का अपराध है। इसमें कोई भी राजपत्रित अधिकारी कार्रवाई करता है और ये धारा एक्ट के तहत, धारा 8 के तहत संज्ञेय और जमानती अपराध है। शिकायत इसकी कहाँ हो सकती है? इसकी बाल कल्याण जो है विभाग, वहाँ हो सकती है, पुलिस स्टेशन पे हो सकती है, डिप्टी डायरेक्टर महिला और बाल कल्याण वाला डिप्टी डायरेक्टर वहाँ हो सकती है। वो इसको विधिक सहायता प्राधिकरण से निःशुल्क रूप से इनको कानूनी सहायता मिलेगी। महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम आया? समझ में आया भाई आप? ये आपका टॉपिक, जो आज के जो सारे टॉपिक हैं, वो आज के सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। और कुछ एक टॉपिक जो महिला और बाल विकास के हैं, उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ कि जो पुलिस कांस्टेबल की जो 3 शिफ्ट हुई थी, उन 3 शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चनों की सीरीज को भी आपको हल करवा दूं, ताकि आप लोगों को इसके बारे में पूरी नॉलेज आ जाए। और इसका जो महिला और बालकों से संबंधित कानून और प्रावधान का जो बचा हुआ भाग है, जो जैसे बाल श्रम वाला है, किशोर न्याय अधिनियम वाला है, इसके अलावा जो धारा रेप 376 आईपीसी, पोक्सो एक्ट जो पोक्सो एक्ट है, कुछ एक जो बाकी बचे हुए हैं, यदि वो आप लोगों की डिमांड है, आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप चैट के माध्यम से बता दीजिएगा, ताकि वो क्लास भी आपको जल्दी से उपलब्ध करा करके बाकी जो टॉपिक हैं वो हल करा दिए जाएंगे। और ये आपने क्लास बहुत तसल्ली से सुनी, और मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को समझ में भी ये चीज़ें आई होगी। जुड़े रहिएगा आप लोग, इसको वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर सकें। और मैं आपको चाहूँगा कि आप लोग हमेशा एक मतलब तसल्ली से एक सिलेबस जो है वो टॉपिक वाइज एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े, ताकि उसी के आधार पर आप अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकें। मैं 2 लाइन आपको निवेदन करना चाहूँगा। आपको जो जिस तैयारी के लिए आप सब इंस्पेक्टर के लिए अति उत्साही हैं, इसके संबंध में, राख भरोसा बापू, यानी आपके बापू को आप पे भरोसा होना चाहिए। राख भरोसा बापू, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। राख भरोसा बापू, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। सितारों वाली वर्दी पहनकर, सितारों वाली वर्दी पहनकर पहला सल्यूट तेरे नाम का दूंगा, पहला सल्यूट तेरे नाम का दूंगा। तो मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने इस मिशन में सफल हो और सफलता के झंडे गाड़ें। आप सितारे आपके कंधों पर हो और आप अपने माता पिता के लिए एक प्रेरणादायक रूप से साबित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित।